everyone, this is me Bharti Sal and welcome back to my YouTube channel and today we will discuss about के कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट है, यानी कि जो अभी HP पैरामेडिकल का टेस्ट हुआ है उसमें से कौन सा कोर्स बेस्ट है, यानी कि BSc MLT बेस्ट है, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी या फिर रीनल डायलिसिस या फिर ऑपरेशन थिएटर एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और आप फिर उस बिहाफ पर देखना कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा और आप क्या करना चाहते हैं उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में हम डिसाइड तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उसके बारे में पता ना हो। सबसे पहली बात ये है कि यार देखो, ये सारे के सारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे MLT हो, रेडियोथेरेपी हो, रेडियो डायग्नोसिस हो, OT टेक्नीशियन हो या फिर रीनल डायलिसिस वाले हो, ये सब ना एक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। और जब भी आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एंटर होते हो ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की कीमत कम नहीं होती है। ठीक है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसका एक अपना इम्पॉर्टेंस होती है, उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, जिससे कि डिसाइड होता है कि जब कहीं रिक्रूटमेंट होगी तो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपॉइंट किया जाएगा जिन्होंने ये एक प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है। क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स सिखाते हैं हाउ टू वर्क विद पेशेंट्स, हाउ टू डील विद पेशेंट्स, हाउ टू डील विद वर्कलोड, हाउ टू डील विद एवरीथिंग। हर एक मशीन, चाहे कुछ भी हो जिस पे आप काम करोगे, वो सब एक प्रोफेशनल कोर्स में सिखाया जाता है। इसलिए इन कोर्सेज़ की ना वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है बजाय अदर कोर्सेज़ की। ठीक है, तो हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा सबसे ही बेस्ट है, मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगी, यानी फ़ायदे और नुकसान बता दूंगी। उसके बिहाफ पर आप लोग डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखो, मैं खुद एक MLT स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अभी तो खैर मैंने खुद MLT से करा है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले MLT। तो बेसिकली मैंने एक पूरा डाटा तैयार किया हुआ है जिसमें कि मैंने सब कुछ लिखा है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या आपके फ्यूचर है उसमें किसी भी कोर्स में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद MLT। सो MLT इज़ बेसिकली मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि जितने भी लैब टेक्नीशियंस होते हैं। ठीक है, अब लैब टेक्नीशियन से आप लोग समझते होंगे कि जितने भी टेस्ट होंगे तुम्हारे वो सारे वो लोग करेंगे। येस, एग्जैक्टली यही होगा। बट लैब टेक्नीशियन सिर्फ और सिर्फ लैब के अराउंड नहीं है, और भी बहुत सारी जगह लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसीज निकलती हैं और इवन यहाँ से ही एज अ LA भी लोग अपॉइंट होते हैं। ठीक है, यानी कि लैब असिस्टेंट्स जो कि किसी भी कॉलेज में हो सकते हैं, कहीं पर भी, तो यहाँ से वो लोग भी अपॉइंट होते हैं। ठीक है, देखो, जब लैब की बात आती है ना, तो लैब में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लैब एक बहुत ही ना वास्ट कोर्स है। ठीक है, वास्ट इसलिए है क्योंकि लैब के फर्दर अंदर अपने डिपार्टमेंट्स आते हैं। हर डिपार्टमेंट का खुद के सब डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, जहाँ पर बहुत सारे टेस्ट। अब तुम लोग खुद सोचो कि एक्चुअली इतने सारे टेस्ट्स हैं। ठीक है, वो सब लगाने के लिए अगर आप एक मशीन पर एक टेक्नीशियन भी बिठाते हो तो तब भी इतने लोगों की ज़रूरत है कि कम है। ठीक है, अभी तक हमारे हॉस्पिटल्स में इवन 2-3 मशीन्स पे एक टेक्नीशियन वर्क कर रहा है, तो इसलिए अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं हमारे इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लैब के हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। देखो, जो लैब है उसके 3 फर्दर पार्ट्स होते हैं, विच इज़ बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, डिस्कस करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के एक अपने सब डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि सीरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक है, ये सब इसके अपने एक डिपार्टमेंट है। बैक्टीरियोलॉजी जहाँ पर बैक्टीरिया पे स्टडी होगी, माइकोलॉजी जहाँ पर फंगस के बारे में स्टडी करेंगे, सीरोलॉजी जहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस चेक करेंगे। ठीक है, इम्यूनोलॉजी जहाँ पर इम्यून सिस्टम का सब कुछ, यानी यही एंटीजन एंटीबॉडी पर ही स्टडी होती है बेसिकली। ठीक है, सीरोलॉजी जहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये इसके सब डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, और आजकल तो और भी वास्ट हो गया क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गई है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बहुत फ़ायदे हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट करियर है। अभी रिसेंट में जो चल रहा है ना, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द वास्ट। ठीक है, ठीक है, एंड देन तो ये आ गया माइक्रो का। ठीक है, फिर आते हैं हम पैथो पे। तो पैथो के जो फर्दर डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिसमें आता है हिस्टो, हिमैट, साइटोलॉजी, ब्लड बैंक। ठीक है, तो ये 4 डिपार्टमेंट्स आगे किसके, पैथोलॉजी के। तो पैथोलॉजी में अब फर्दर इनके ना अंदर फर्दर अपने सबके अपना हर एक मशीन, हर एक टेस्ट, इतने टेस्ट हैं ना इन डिपार्टमेंट्स के अंदर कि
अगर आप करने बैठोगे तो मैनुअली अलग होते हैं, मशीन वर्क अलग है, मैनुअली कुछ टेस्ट्स लगते हैं वो अलग हैं, स्टेन्स जो होती हैं वो अलग हैं। तो हर चीज़ की ना एक अपनी वैल्यू है। एक ब्लड बैंक में तुम्हें 15 से 20 टेक्नीशियंस, इवन अगर तुम्हारा काम ज़्यादा है तो उससे भी ज़्यादा टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, टेक्नीशियंस जितनी आपके पास मशीन्स हैं, जितना वास्ट आपके पास मशीनी मैकेनिकल वर्क है, उतने वास्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैथोलॉजी का। देखो बायोकेमिस्ट्री में हमारे सारे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट लगते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी भी आता है। एंडोक्राइनोलॉजी में आपकी जो भी आपके हार्मोन टेस्टिंग होगी वो सारी उसमें होगी, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में जितने भी टेस्ट हैं, जैसे RFT, KFT, रीनल के टेस्ट, वैकेंसीज कितनी कितनी होंगी, ठीक है, कि वैकेंसीज कैसे कैसे निकलती हैं इसकी, ठीक है। देखो जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो आप कोई भी नॉर्मल CHC, PHC, यहाँ पर भी लैब टेक्नीशियंस की रिक्रूटमेंट निकलती है, ठीक है। मतलब स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में तो निकलेगी ही निकलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो निकलेगी ही निकलेगी, बट जो नॉर्मल CHC, PHCs हैं वहाँ पर भी निकलती है। दूसरा कि मैंने जैसे आपको बताया कि एज अ LA भी अपॉइंट होते हैं, तो कॉलेजेस में भी निकलती हैं। जो नाको के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ निकलती है लैब टेक्नीशियंस की। DRDOs हैं वहाँ पर, DRDO है वहाँ पर निकलती है, नाको है वहाँ पर निकलती है, NHM है वहाँ पर निकलती है, ICMR लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट निकालता है, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियंस के लिए ना बहुत सारे सोर्सेज है, मतलब अगर आप कोई जॉब ग्रैब करना चाहते हो ना तो बहुत सारे सोर्सेज हैं आपको कि जहाँ से आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। मतलब हॉस्पिटल्स तो हैं ही, हॉस्पिटल्स तो हैं ही, उसके अलावा भी आपका करियर सेफ है। जैसे कि ICMR एक इतना अच्छा नाम है, तो वहाँ पर कॉलेजेस में एज अ LA, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ है आपके पास, ठीक है। दूसरा आ जाता है कि पेशेंट से आपका, लैब में आपका पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर आप सिर्फ सैंपल लेते हो, कांटेक्ट सिर्फ उसका होगा जो फ्लेबोटमी करेगा, ठीक है, यानी कि जो ब्लड सैंपल्स लेगा, ठीक है, वहाँ पर उनका कांटेक्ट होगा। बाकी मशीन्स में आपने सैंपल्स को रन करने, तो वहाँ पर पेशेंट से तो आपका कोई कांटेक्ट रहेगा नहीं, सिर्फ सैंपल्स के साथ कांटेक्ट होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। देखो डिसएडवांटेज ये है कि आप हमेशा इन्फेक्शियस मटेरियल से डील करोगे, यानी कि जो भी आपके पास सैंपल्स आएंगे, ऑफकोर्स बीमार पेशेंट्स के आ रहे हैं तो आप हमेशा इन्फेक्शियस सैंपल से ही डील कर रहे होंगे, ठीक है, बायो हैजर्ड से डील कर रहे होंगे। दूसरा बात है ये कि ऐसे सैंपल्स भी आते हैं जो कि कोई भी प्रोसेस नहीं करना चाहता, जैसे यूरिन सैंपल हो गया, स्टूल सैंपल हो गया। तो इन सैंपल्स को प्रोसेस करने में ना लोग थोड़ा वो करते हैं कि यार इट्स लाइक ट्रीट एज अ गंदा काम, बट देखो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ गंदा नहीं है। तो MLT में आप पढ़ेंगे क्या क्या, MLT का जो सिलेबस होता है ना वो 3-4 सब्जेक्ट्स के अराउंड ही घूमता है मोस्ट ऑफ द, ठीक है। जिसमें एक आता है एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, हिमैट, हिस्टो यानी कि पैथोलॉजी, और बायोकेमिस्ट्री। तो ये हैं पूरे 3 साल आप इन्हीं को अच्छे से पढ़ते हैं, इन्हीं के सब जो भी सब सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं, सब टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है। MSc कर सकते हैं आप आगे, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, माइक्रो या फिर पैथोलॉजी, ठीक है, जिसमें कि आप अपना फ्यूचर देख सकते हो। उसके बाद आप एज अ ट्यूटर सर्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ट्यूटर की वैकेंसीज भी निकलती हैं, तो आप वहाँ पर MSc, इवन आप MSc करने के बाद ना फर्दर PhD भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट, अब फटाफट से डिस्कस करते हैं, बहुत देर लग रही है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रेडियोलॉजी। देखो रेडियोलॉजी में सबसे ज़्यादा ये होता है कि कुछ जगहों पे ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और पेशेंट से एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट है आपका, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी एक्सरेज में पोजीशन लगती है, एक्सरे करने में पोजीशन लगती है, यानी कि एज अ रेडियोग्राफर आपकी जॉब लगती है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा वो है कि वहाँ पर बहुत कम वर्कलोड होता है, ठीक है। वर्कलोड होगा और ऊपर से जब आपको उनकी पोजीशनिंग करनी होती है, मान लो आपको बाजू का एक्सरे लेना है, अब आपको बाजू की पोजीशनिंग करनी है, आप वहाँ जाओगे, पोजीशन करोगे, अगर वो पेशेंट सही रखता है देन इट्स वेल एंड गुड। कभी किसी ने हिला दिया तो आप ना बार बार, मतलब इट्स वेरी कि तुम भाग कर जा रहे हो, भाग कर आ रहे हो, भागना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसके बाद रेडिएशन जाएगी, राइट, एक्सरेज जाएंगी। तो रेडियोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे यही लगता है कि आपको हमेशा और हमेशा रेडिएशन के बीच में काम करना है, ठीक है, आपका वर्क प्लेस ही रेडिएशन के बीच में होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। बाकी एडवांटेजेस में ये कि देखो CT, MRI मशीन्स, इन सब का ना कंप्यूटर्ड काम होता है, ठीक है। आपने पोजीशन सेट करी, उसके बाद आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपने पेशेंट को बोल दिया ठीक है जाओ, ठीक है।
तो ऐसे पर जो बीच में ये भाग दौड़ वाला काम आता है ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, जो कि थोड़ा हेक्टिक बनाता है इन चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, तो इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो है रेडियोग्राफी एंड डार्क रूम टेक्निक्स, ठीक है, रेडियोलॉजी, रेडिएशन फिजिक्स, ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं। और इसमें थोड़ी बहुत फिजिक्स भी आती है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रेडिएशंस, ठीक है। अब तुम खुद सोचो कि जब आपका वर्क प्लेस रेडिएशन है, इसलिए मेरे को ना थोड़ा सा रेडियोलॉजी वो लगता है कि थोड़ा सा खतरनाक, ठीक है, मतलब कि जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है डेली बेसिस पे लगता है। बाकी देखो फ्यूचर रेडियोलॉजी में भी अच्छा है, आपको आराम से रेडियोलॉजी की वैकेंसीज भी निकलती रहती हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है। अब तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने CHC PHCs में भी रेडियोग्राफर्स को सेट करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए यहाँ की वैकेंसीज भी निकलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन रेडियोलॉजी का जो काम है ये भी एक हॉस्पिटल के अराउंड ही है। हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात रेडियोलॉजी में कि आप अपना एक एक्सरे का खोल सकते हैं, ठीक है। लैब में ये मैं आपको बताना भूल गई कि लैब में आप अपनी लैब्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं आराम से, ठीक है। रेडियोलॉजी में आप अपना एक नॉर्मल एक्सरे मशीन सेटअप कर सकते हैं, मतलब आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। एक और डिसएडवांटेज इसका ये है कि कई बार आपको डार्क रूम्स में काम करना पड़ता है जहाँ पर एक्सरे फिल्म्स निकाली जाती हैं। एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, बट मैंने अपने बैचमेट्स जूनियर से सुना है कि ऐसा एक डार्क रूम भी होता है जहाँ पर बिल्कुल अंधेरे में काम करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रेडियोथेरेपी। देखो रेडियोथेरेपी यानी कि रेडिएशन थेरेपी ही दे रहे हैं। फिर से अगेन आपका वर्क जो है, वर्क प्लेस जो है रेडिएशन के बीच में है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो काम होता है वो कि ना पेशेंट की केयर भी होती है थोड़ी सी, जो रेडिएशन कैंसर वाले जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए ये उनका मोल्ड्स बनाने होते हैं, टेक्नीशियंस को थोड़ा सा सेटिंग करनी होती है कि जहाँ पर आपको रेडिएशन देनी है वह उस प्लेस को सेट करना, उस मतलब कि किसी भी पेशेंट को इस तरह से सेट करना कि वो रेडिएशन वहीं पर लगे, ठीक है। तो एक तो पेशेंट का सेटअप, मोल्ड्स बनाने होते हैं कुछ कुछ, ठीक है, एंड देन की रेडिएशन जो आपने देनी है उसका सेटअप करना होता है, ठीक है। देखो ये रेडिएशन थेरेपी अगेन इसकी जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ निकलेंगी उन हॉस्पिटल्स में, यानी कि रेडिएशन थेरेपी यानी कि रेडियोथेरेपी का जो करियर है वो CHC PHCs में नहीं है, ये होगा वहाँ जहाँ पर कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी कि एक तो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस, या फिर जहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर वैकेंसीज तो निकलेंगी, लेकिन कम निकलेंगी क्योंकि देखो PHC CHCs में तो नहीं कर सकते ना यार तुम रेडिएशन थेरेपी, राइट। होप सो कि हम इतने एडवांस हो जाएं एक दिन कि वहाँ पर भी मतलब भगवान करे कैंसर खत्म नहीं हो जाए। नेक्स्ट इज OT एंड एनेस्थीसिया। देखो OT एंड एनेस्थीसिया वालों का सबसे मेन काम है ये कि उन्होंने जितने भी ऑपरेशन थिएटर में जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन को मेंटेन करना, मशीन्स को मेंटेन करना, और समथिंग वो कुछ ड्रग्स का भी कुछ देखते हैं जो ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स पेशेंट्स को लगती हैं, और असिस्ट भी करते हैं, थोड़ा बहुत असिस्ट भी करते हैं वो लोग, ठीक है, ठीक है। लेकिन मशीन्स टेक्निकल सारा वर्क एक टेक्नीशियन देखता है, इंस्ट्रूमेंट्स की स्टरलाइजेशन, इंस्ट्रूमेंट्स को रख रखाव उनका, इंस्ट्रूमेंट्स का सब कुछ वो लोग देखेंगे ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है ना। उनकी जो पढ़ाई होती है वो किस पे बेस्ड होती है, देखो OT के इक्विपमेंट्स पर, ठीक है, ड्रग्स एंड टेक्निक्स जो उनके सब्जेक्ट्स हैं मैं वो बता रही हूँ आपको, जनरल सर्जिकल प्रोसीजर, रीसक्सिनेशन, ये सब पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है। क्रिटिकल केयर, ICU में कैसे काम करना है आपने, जो ICUs में पेशेंट होते हैं वहाँ पर भी OT टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, तो उनको कैसे ट्रीट करना है। क्लिनिकल एनेस्थीसिया के बारे में भी वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की तो देखो नॉर्मल जो CHC PHCs हैं वहाँ पर OTs बहुत कम परफॉर्म होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर माइनर OTs होती हैं और वहाँ पर टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, बट मोस्ट ऑफ द अभी हमारे हिमाचल में तो हम लोग उतना डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसकी जो पोस्टें निकलेंगी वो निकलेंगी आपके मेडिकल कॉलेजेस में, सेंट्रल के मेडिकल कॉलेजेस में, यानी कि इन्हीं सब जगहों पर निकलेंगी वैकेंसीज, ठीक है। और इसमें आप अपना कुछ बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप किसी को असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका बिजनेस सेटअप होना थोड़ा मुश्किल है। अब बात करते हैं रीनल डायलिसिस की। रीनल डायलिसिस में क्या क्या होगा, देखो रीनल डायलिसिस में पेशेंट को प्रिपेयर करना, रीनल डायलिसिस के लिए मेंटेन करना और रिपेयर करना उन इक्विपमेंट्स को जिस पे रीनल डायलिसिस होगी, ठीक है, जिसके थ्रू उनकी डिसइंफेक्शन करना, उनकी मेंटेनेंस करना,
यानी डायलिसिस में जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, टेक्निक्स यूज़ होंगी, जितनी भी मशीन्स यूज़ होंगी, उनको उन पे काम करना, उन मशीन्स की क्वालिटी को मेंटेन करना, उनकी स्टरलाइजेशन, एवरीथिंग दे विल स्टडी। उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं सेम एनाटॉमी, फिजियो होती है, हाँ, लेकिन उनका रीनल नर्सिंग और रीनल डायलिसिस, रीनल टेक्निक्स, ये भी उनके सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर वो स्टडी करते हैं। अच्छा, इसका मेन डिसएडवांटेजेस जो हैं इसके ये हैं कि वैकेंसीज थोड़ी कम निकलती हैं। अभी बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर रीनल डायलिसिस हो रही हैं। मेडिकल कॉलेजेस तो हैं, मेडिकल कॉलेजेस में तो इनकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ज़्यादा निकलें तो वो थोड़ी सी कम है, ठीक है। और बाकी कि आपका पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा, सेम आप बायोहैज़र्ड से डील करेंगे। अगर पेशेंट के फ्लूइड से अगर आप डील कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप हमेशा बायोहैज़र्ड से काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरामेडिकल कोर्सेज जो कि HP सेट के थ्रू जिनमें आप एडमिशन्स लेंगे। तो इनके बारे में मुझे आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया है। नाउ आप लोग डिसाइड करना कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है, वैकेंसीज सब कुछ देख लेना, ठीक है, उस हिसाब से। एंड प्लीज़ अपने मोटिवेट रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।